यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए प्रतिबंधों पर सहमति जताई है। यह यूरोपीय संघ द्वारा अब तक मंजूर किए गए सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक है। रूसी तेल से होने वाली आय गिर रही है और वह बहुत तेजी से गिर रही है। पुतिन चिंतित हैं क्योंकि यह केवल यूक्रेन की समस्या नहीं है बल्कि यूरोप भी इसमें शामिल हो रहा है। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था। यूक्रेन का सबसे हालिया हमला पुतिन के घर से सिर्फ 1 मील दूर हुआ था। इस हमले का उद्देश्य सिर्फ एक रूसी रिफाइनरी को निशाना बनाना नहीं था बल्कि पुतिन को एक संदेश देना था। वह रूस में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सोची वासी अब पूछ रहे हैं कि एक रूसी तानाशाह के फैसले की वजह से उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। यह सबसे बुरा पहलू है। खुद इसे सुनिए। मुझे यकीन है कि पुतिन इससे खुश नहीं होंगे। देखिए, यह हमला सोची एयरपोर्ट के पास एक पुराने डिपो पर हुआ जो व्लादिमीर पुतिन के एक ज्ञात निवास के बहुत करीब है। सोची रूस का एक खूबसूरत शहर है, इसलिए कई रूसी लोग वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं। यह एक पर्यटक स्थल है जिसका इस्तेमाल पिछले साल हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रचार के लिए किया गया था। पुतिन के उस इलाके में एक घर होने की वजह से कई वायु रक्षा प्रणालियों को फ्रंट लाइन और रूस के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से हटाकर उनके घरों के पास तैनात किया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुर्भाग्य से वायु रक्षा प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इस वीडियो क्लिप में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों S-300 और S-400 को ड्रोन को मार गिराने के लिए सक्रिय होते हुए देखा जा सकता है। दुर्भाग्य से सभी ड्रोन को गिराने में सफल नहीं हुए। कुछ ड्रोन तेल डिपो से टकरा गए। ऐसी स्थितियां जब रूसी वायु रक्षा प्रणाली विफल हो रही है, पुतिन को बहुत ज्यादा चिंतित कर रही हैं। यहां आप खुद क्लिप देखें, लेकिन उससे पहले कृपया जल्दी से नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका समर्थन YouTube एल्गोरिदम में सच्चाई फैलाने में मदद करता है। अब क्लिप देखते हैं। क्या ये कार चल रही है? ये ऑयल डिपो से टकरा गई, कमबख्त। समझ गए? हाँ, बस इतना ही। रोजनेफ्ट इलाके में ये रहा। रिंग रोड पर रोजनेफ्ट पेट्रोल पंप जहां नाल है, उन्होंने इसे पकड़ लिया। हमारे पास किनारे पर एक जगह है। पुलिस ने कहा घर जाओ। मैंने उन्हें बताया, रेगना, हमारे पास किनारा है, देखो जल रहा है। यह दूर नहीं है। तवरोचेस्काया एक यहां अभी अभी। अब जाहिर है आधिकारिक रूसी रिपोर्टों और बयानों के अनुसार उनका दावा है कि उन्होंने सभी ड्रोन गिरा दिए। उन्होंने दावा किया कि वायु रक्षा पूरी तरह सफल रही और किसी ड्रोन का कोई असर नहीं हुआ। परंतु दुर्भाग्य से रूसी नागरिकों द्वारा निर्मित वीडियो क्लिप एक भिन्न कथा कहते हैं। इसीलिए रूसी लोग अपनी सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ इस क्लिप में हम एक बहुत बड़ी आग देख सकते हैं जो आधिकारिक रूसी बयान से मेल नहीं खाती, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सभी ड्रोन गिरा दिए। रूस इन हमलों के बारे में इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि ये प्रभावी साबित हो रहे हैं।
यदि हम रूस द्वारा जारी किए गए अपने निर्यात के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले मौसमी स्तर पर पहुंच गया है। रूस के अनुसार इसके कई कारण हैं, लेकिन इनमें यूक्रेन के हमले शामिल नहीं हैं। रूस का दावा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे घरेलू आपूर्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से उनके द्वारा निर्मित चीजों का अधिकांश हिस्सा घरेलू बाजार में ही उपयोग हो रहा है, इसलिए उन्हें निर्यात की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में रूस निर्यात द्वारा डॉलर अर्जित करना चाहता है, पर ऐसा नहीं कर पा रहा है। उन्हें घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी है। इससे उनकी युद्ध क्षमता को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें, अगर हम पिछले 2 साल देखें, तो जो भी रूसी शैडो फ्लीट ला रही थी वही पुतिन मोर्चे पर खर्च कर रहे थे, वही पुतिन अपनी सेना पर खर्च कर रहे थे। यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों, रूसी पुराने डिफॉल्ट और रूसी लॉजिस्टिक्स जैसे रेलवे हब पर किए गए हमले यूक्रेन की मोर्चे पर सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि ये हमले शायद जारी रहेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक रूस शांति वार्ता और युद्ध विराम वार्ता को टालता रहेगा। यूक्रेन के अलावा यूरोपीय संघ ने भी अपने नए पैकेज के साथ रूसी तेल राजस्व को निशाना बनाया है। मैं इस विषय पर विस्तार से बात करना चाहता हूं। इस बार हमारे पास एक और मूल्य सीमा है जो पिछली बार की तुलना में अधिक प्रभावी है। यदि आपने हमारी पिछली मूल्य सीमा वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि वह $60 प्रति बैरल निर्धारित की गई थी। जब तेल की कीमत लगभग $75-80 प्रति बैरल थी, तब यह कहा गया था यह एक अच्छा विचार था, क्योंकि कई देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, नहीं चाहते थे कि रूसी तेल बाजार से बाहर हो जाए, खासकर चुनाव के समय में, क्योंकि फिर से अमेरिकी उपभोक्ताओं को तेल की ऊंची कीमतें पसंद नहीं हैं, भले ही इसका मतलब हो कि हम एक युद्ध को रोक सकते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है, भले ही आपको पसंद ना हो। और यही वजह है कि तेल की कीमत की सीमा $60 पर रखी गई थी, क्योंकि रूस अभी भी तेल बेच सकता है, लेकिन वे इसे बड़े मुनाफे के साथ नहीं बेच सकते, ताकि वे युद्ध को और लंबा न खींच सकें। यही कीमत सीमा का मकसद था। यह काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इसमें 2 बड़ी खामियां थीं। अगर कच्चे तेल का बाजार मूल्य $60 से कम हो जाता है तो क्या परिणाम होंगे? हमारे प्रतिबंध पैकेज में इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ भी नहीं था। और सोचिए क्या हुआ। असल में ठीक यही हुआ। तेल की कीमतों में अब काफी उतार चढ़ाव होता है, तो भले ही हम मूल्य सीमा को ऊपर या नीचे कर दें, भविष्य में हमें फिर से इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसे बहुत ज्यादा रखते हैं तो रूस की आमदनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप इसे बहुत कम रखते हैं तो यह रूस की खुदाई प्रेरणा को खत्म कर सकता है और विश्व तेल बाजार में और भी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इससे कीमतें बढ़ेंगी, जिससे वैश्विक उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। साथ ही रूस को भी लाभ होगा, क्योंकि यदि वह खनन रोक देता है तो कीमतें बढ़ेंगी और फिर वे पुनः खनन शुरू करेंगे, क्योंकि यह उनके लिए लाभदायक होगा। नया पैकेज खासतौर पर ऐसे हालात से बचने या उन्हें संभालने के लिए तैयार किया गया है। यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंध पैकेज के अनुसार मूल्य सीमा किसी विशेष रकम पर निर्धारित नहीं है। यह बाजार दर से 15% कम पर तय की गई है। पिछले 10 दिनों की औसत बाजार दर से नई मूल्य सीमा 15% कम होगी। तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ मूल्य सीमा भी बदलती रहती है। अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है। पिछले संस्करण की मूल्य सीमा की आलोचना यह थी कि रूस अभी भी बाजार में तेल बेचकर और अपनी युद्ध मशीन को फंड करके बैरल डालने में सक्षम था। क्या आपको लगता है कि यह फ्लोटिंग प्राइस कैप, यह नया तंत्र अंततः रूस की अपनी युद्ध को फंड करने की क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालेगा? और क्या यह एक अधिक विश्वसनीय तंत्र है या इसे लागू करना सिर्फ और भी कठिन है? यह कुछ हद तक अधिक विश्वसनीय है, इस मायने में कि जब तेल की कीमतें कम थीं तब $60 की यह फिक्स्ड कैप थी और ब्रेंट की कीमतें भी $60-65 से बहुत दूर नहीं थीं, तो रूस द्वारा अपने तेल और गैस बेचने से होने वाली आमदनी पर इसका असर सीमित था। लेकिन अगर आप 15% पर रखते हैं, जो हमें कीमतों के साथ एक लचीले स्लाइडिंग स्केल पर ले जाता है, तो यह इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। रूसी अर्थव्यवस्था और फ्रेजर फबिकिया के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का असली उद्देश्य बाजार में बैरल्स के प्रवेश को रोकना नहीं है। यह स्थिति पश्चिम के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे कीमतें बढ़ेंगी।
इसका मुख्य लक्ष्य रूसी सरकार की तेल और गैस बिक्री से होने वाली आय, जो लगभग 30% है, को कम करना है। वे पहले ही दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस साल के पहले 5 महीनों में उन्होंने साल दर साल लगभग 14% की आय में उल्लेखनीय गिरावट देखी है। मूल्य सीमा एक बड़ी खबर है, लेकिन यह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक अमेरिका इसमें शामिल नहीं होता। अमेरिका के नजरिए से, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, यूक्रेन के लिए स्थिति बहुत सकारात्मक दिख रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप समझ रहे हैं कि वास्तव में केवल पुतिन ही शांति नहीं चाहते। असल में कुछ दिन पहले ही तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता हुई थी, और वे बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे अब तक की सभी शांति वार्ताएं हुई हैं। रूसी पक्ष अब कहता है कि वे किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे। वार्ता खत्म हो गई है। यूक्रेन एक तरफ बहुत बहुत खुला रहा है बातचीत के लिए। उन्होंने बिना शर्त युद्ध विराम के लिए सहमति दी है। मतलब वे कहते हैं, देखो, हम रूस पर हमला करना बंद कर देंगे अगर वे हम पर हमला करना बंद कर दें, और फिर हम बातचीत कर सकते हैं कि युद्ध विराम लागू होने के बाद शांति कैसी दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ रूस ऐसी किसी भी बात से सहमत नहीं है। रूस हमेशा युद्ध विराम के लिए सहमत होने से पहले ही अपनी मांगें रखता है, और उनकी मांगें हमेशा सीधी सादी होती हैं। रूसी अर्थव्यवस्था पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं और यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। ये शांति के लिए मांगे नहीं हैं, ये आत्मसमर्पण की मांगे हैं। इसीलिए अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि वे रूस से तेल खरीदकर उसके युद्ध प्रयासों को फंड कर रहे हैं। हम उन पर द्वितीयक प्रतिबंध 50 दिन की समय सीमा से काफी पहले लगा सकते हैं, यह उनका कहना था। रूस पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हम तानाशाही तरीके से उस पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें द्वितीयक प्रतिबंध लगाने पड़े। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान एक सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने बताया कि वार्ता का एक प्रमुख बिंदु यह रहा है कि चीन रूस और ईरान से प्रतिबंधित तेल खरीदना बंद करे। यदि चीन वहां कोई रियायत देने को तैयार हो जाता है तो यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसे वह वर्तमान समय में सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अमेरिका भी यूक्रेन को दिए जाने वाले वादे के अनुसार सहायता को तेजी से भेज रहा है। यह रिपोर्ट आज ही सामने आई है। संकेत दर्शाते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन को $65 करोड़ के 4 सैन्य सहायता पैकेज बेचने की मंजूरी दी है। $17 करोड़ हॉक फेस 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए दिए जाने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। ट्रक, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और प्रशिक्षण सहित उनके समर्थन। 150 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स उनकी मरम्मत और तकनीकी सहायता के लिए निर्धारित है। हाल ही में मेरे पॉडकास्ट पर जनरल बेन होजेस ने यूक्रेन को किस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है और अमेरिका क्या प्रदान कर रहा है, इस पर दिलचस्प विचार साझा किए। उन्होंने ये भी बताया कि ये हथियार यूक्रेन की रक्षा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए उनकी बात सुनते हैं। मैं तो बस आप लोगों को खबरें पढ़कर सुनाने वाला एक यूट्यूबर हूँ। जनरल बटन हॉजेस को आधुनिक युद्ध का वास्तविक अनुभव है, क्योंकि वे यूक्रेन में रह चुके हैं और यूक्रेनी जनरलों से बातचीत कर चुके हैं। मैं हमेशा उनसे सीखने में दिलचस्प रहता हूँ। खैर, मेरा मानना है कि अब थोड़ा ध्यान हथियारों के पैकेज पर देना चाहिए। यह सबसे बड़ा 10 बिलियन का पैकेज है। मुझे शक है कि यह सब सिर्फ एयर डिफेंस और ऐसी चीजें ही हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि हम यूक्रेन को आक्रामक हथियार दे रहे हैं? क्योंकि रक्षात्मक हथियारों का मतलब है कि युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचता जाएगा। देखो, मैंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से आक्रामक हथियारों और रक्षात्मक हथियारों के बीच का फर्क कभी पसंद नहीं किया। नहीं, इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। ये आपके प्रश्न पर टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल सही, आपने मुझे वो बात याद दिला दी। और आखिरकार अगर इससे यूक्रेन को हथियार मिलते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूक्रेन, मैं इस विचार में बहुत विश्वास करता हूं कि तीरों को रोकने की बजाय तीरंदाज को मारना बेहतर है। तो क्या ये आक्रामक है? अगर आप रूस के अंदर शाहिद ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री या हिंजाल मिसाइलें यूक्रेनी शहरों पर दागने वाले रूसी बॉम्बर के एयरफील्ड पर गहरा हमला कर रहे हैं, यह रक्षात्मक है, क्योंकि आप दुश्मन की आपके शहरों पर हमला करने की क्षमता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो वास्तव में आप जानते हैं प्रभावी जिसे हम एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा कहते हैं, वह प्रणालियों की एक प्रणाली है, क्षमताओं की परतें हैं जो किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती हैं। आप ड्रोन पर पैट्रियट मिसाइल बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की घोषणा अच्छी है, परंतु इनमें से कोई भी ड्रोन को रोकने के लिए उपयोग नहीं होगा। तो आपको दूसरी क्षमताओं की ज़रूरत है, चाहे वो काइनेटिक हो या नॉन काइनेटिक, या कुछ ऐसा जो दुश्मन की यूक्रेनी शहरों पर ये ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को कम कर सके। और निश्चित रूप से इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सुनिश्चित करें कि वे कभी लॉन्च ही ना हो, यानी जिस फैक्ट्री में वे बनाए जाते हैं उसे नष्ट कर दें। और अब रूसी लोग शायद ड्रोन बना रहे हैं, अब वे उन्हें ईरान से नहीं लेते। उन स्थानों पर हमला करना जहां से सब कुछ लॉन्च या रवाना होता है। मैं नहीं जानता कि ये आक्रामक है या रक्षात्मक, लेकिन अगर ये सरकारों के लिए चीज़ें आसान बनाता है और सिर्फ रक्षा के लिए है तो ठीक है, आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आप मास को हराते हैं, जो रूस का मुख्य फायदा है, मास वह है सटीकता के साथ, जैसे कि मुख्यालय, लॉजिस्टिक्स और दुश्मन की तोपखाने को निशाना बनाकर। तो लंबी दूरी की सटीक हथियार, चाहे वह स्कैल्प हो या टॉरस हो या हाइमार्स, ये इनमें से कोई भी चीज, एटैकम्स, वे हाइमर्स द्वारा एटकम्स का प्रक्षेपण। आप मुख्यालय को निशाना बना सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स नोड्स को निशाना बना सकते हैं। ये रूसियों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना कठिन बना देता है। क्या वो आक्रामक है या रक्षात्मक? मेरे लिए ये रक्षात्मक है, क्योंकि आप दुश्मन की हमला करने की क्षमता को कम कर रहे हैं। आक्रामक तब होता जब आप रूस में कोई अभियान चलाते, जैसे पिछले साल हुआ था जब वे लोग पिछले गर्मियों में कुर्स्क ओब्लास्ट में गए थे। वह एक आक्रामक अभियान था। संचालन स्तर पर रणनीतिक रूप से ये रक्षात्मक था, क्योंकि आप दुश्मनों को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमलावर से पहल छीन सकें। आप हमेशा प्रश्नों की आलोचना कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं, इसीलिए हम विशेषज्ञों पर निर्भर हैं, क्योंकि दर्शकों के लिए ये सिर्फ आपका उत्तर नहीं है। कभी कभी आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो मुझे भी नहीं सूझते। आप हमेशा सवाल बदल सकते हैं जो हमें बेहतर जानकारी दे। इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इसे जरूर देखेंगे। अंत में मेरे पास क्रेमलिन टीवी का एक छोटा वीडियो क्लिप है जो रूसी नागरिकों को दिखाया जा रहा है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रूसी नागरिकों को क्या बताया जा रहा है। कहानी अभी भी वही है। रूस पश्चिम और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और इसीलिए उन्हें आगे बढ़ना जारी रखना है। यह वास्तव में पश्चिम के खिलाफ युद्ध नहीं है। यूक्रेनवासी अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रस के शामिल होने पर यह युद्ध अब तक समाप्त हो गया होता। उनके पास रुकने का कोई कारण नहीं है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे खुद ऐसा न चाहें। उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज एक ऐसा आसन्न और अटल खतरा है जो उनकी स्वीकार्य सीमा से परे हो। लंबे समय से संवेदनशील रहने वाले अब कुछ भी स्वीकार नहीं करते। हमारे हवाई अड्डे और बुनियादी ढांचे पर ड्रोन से हमला हो रहा है, फिर भी हम डटे हुए हैं। हम इसकी आदत डाल चुके हैं। हम समझते हैं कि यह जीत की कीमत है, लेकिन उनके लिए यह भी एक असहनीय खतरा होगा और कहीं भी परमाणु खतरा बिल्कुल भी अस्वीकार्य होगा। आपने स्टालिन जलडमरूमध्य का जिक्र किया। एक प्रसिद्ध अमेरिकी जनरल ने भी कभी कुछ ऐसा ही कहा था। अगर अमेरिका अपनी पूरी परमाणु शक्ति के साथ सोवियत संघ पर हमला करता तो भी सोवियत संघ के पास इतनी ताकत बच जाती कि वह अमेरिका को 2 महासागरों के बीच एक जलडमरू मध्य बना सकता था। मुझे नहीं लगता कि परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि वे इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बात उस मुकाम तक जरूर पहुंचेगी जहां हमें इस धमकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दिन फरवरी 2022 की तरह हम रात के बीच में उठेंगे और कुछ ऐसा ही सुनेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है मानने का कि हम यूक्रेन से युद्ध में नहीं हैं। हमने यूक्रेन को मार्च में ही हरा दिया था। अब हम आप सब से युद्ध में हैं, या यूं कहें आप हमसे युद्ध कर रहे हैं। हमने कभी आप पर हमला नहीं किया, हमने आपको कभी छुआ भी नहीं। हम तो बस अपने लोगों की डोनबास में रक्षा कर रहे थे, बस इतना ही।
आपने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है जिसे हम लंबे समय से सहन कर रहे थे। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अब हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके साथ युद्ध में हैं और वास्तव में आपके हमारे खिलाफ वर्षों से चल रहे युद्ध के जवाब में अब हम आपसे लड़ना शुरू कर रहे हैं।